नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दरभंगा के एक निजी स्कूल में छात्रा कांड दोहराने से बच गया और ये सब छात्राओं की हिम्मत की वजह से हो पाया। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के लालबाग पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक क्लासरूम की छात्राओं को बहला फुसलाकर मोबाइल पर गंदी फिल्में कई महीनों से दिखा रहा था। एक छात्रा ने अपने पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी। स्कूल प्रबंधन से शिकायत के बाद बात मोहल्लेवासी और सबकी नजरों में आ गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता दें कि छपरा कांड को दरभंगा में दोहराने की तैयारी थी। एक स्कूल का प्रिंसिपल, एक स्कूल का शिक्षक क्लासरूम की छात्राओं को बहला फुसलाकर मोबाइल पर गंदी फिल्में दिखा रहा था। कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा था। आखिरकार एक छात्रा ने हिम्मत दिखाई और अपने पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यह पूरा मामला पुलिस वालों के पास पहुंचा और साथ ही बात करें तो मोहल्ले वासियों तक यह पूरा मामला पहुंचा और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। फिर इस बात की शिकायत पुलिस में की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया और फिर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से एक छात्रा की हिम्मत ने कई छात्राओं की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, उनके इज्जत से खिलवाड़ होने से बचा लिया। और इधर पटना पुलिस फिर से सवालों के घेरे में है। मुफ्त में सब्जी नहीं देने पर नाबालिग को जेल भेजने का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि जक्कनपुर थानाध्यक्ष का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें मीठापुर बस अड्डा के ठेके को लेकर एजेंसी से सेटलमेंट के एवज में पैसों की डिमांड की गई है। हालांकि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। एक बार फिर सवालों में पटना पुलिस। ठेकेदार से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष पर घूस मांगने का आरोप। मीठापुर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का मामला। मीठापुर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का हम लोग ठेका लिए हैं। मेरा फॉर्म का नाम अनुदिश डेवलपमेंट है। जक्कनपुर थाना प्रभारी अबरार अहमद द्वारा हमसे घूस की मांग की जा रही है। जी, ये आरोप उस एजेंसी के निदेशक का है जिन्होंने जक्कनपुर थानाध्यक्ष पर राजधानी के मीठापुर अंतर्राज्यीय बस अड्डे की चुंगी वसूली में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। आरोप के साथ साथ एक वायरल ऑडियो भी न्यूज 18 को मिला है, जिसमें एजेंसी और थाना प्रभारी की बातचीत बताई जा रही है। अरे भाई, आप पैसा लगाए हैं तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि आपकी रिकवरी हो। जी जी जी। और बात है कि ट्यूनिंग ठीक रहेगी तो हम दोनों फायदे में रहेंगे। ना एकदम सर। और किसी तरह की कोई दुश्मनी थोड़ी भाई, तो पैसा कमाने आए हैं तो हमको उससे क्या दिक्कत है। नहीं हो पाएगा वो तो बिना प्रशासन का एक कदम। अपना पैसा लगा दिए हैं, उसके बाद कैसे क्या होगा, रिकवरी होगा कि नहीं होगा। चलिए सब ठीक हो जाएगा सर। आइए बात होती है, तो कल आते हैं सर। ठीक, नमस्ते सर। 3 दिन पहले ही जिस सब्जी दुकानदार के बेटे को पुलिस ने लूट के आरोप में जेल दे दिया था, वो पुलिस या जांच में बेगुनाह साबित हुआ। और अब फिर से घूस से जुड़ा ऑडियो वायरल होने पर राजधानी पुलिस की कार्यशैली फिर से सवालों में है। हालांकि न्यूज 18 वायरल हुए इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एजेंसी के निदेशक की माने तो जक्कनपुर थानाध्यक्ष हर महीने 1.5 लाख रुपए की घूस मांगते हैं। 2 करोड़ के लगभग में हम ठेका लिए हैं और अगर इनको 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं तो 1.5 लाख अगर रुपया महीना इनको दें हम, तो हमारे साथ भी बहुत सारा सिस्टम है। हम अपने आप को हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसमें बहुत हम गजब टाइप के माइंडली प्रेशर में हैं। यही नहीं, पुलिस पर एजेंसी के स्टाफ तक को जबरन उठा लेने का संगीन आरोप भी लगाया जा रहा है। हाँ, चुंगी ले रहे हैं, बरोबर हमको परेशानी किया जा रहा है। कभी स्टाफ को उठा के लेके चले जाते हैं। एक स्टाफ को 4 दिन 5 दिन पहले मोच कबार लिए हैं। ऐसे ही परेशान किया जाता है कि किसी तरह परेशान होके आके हमको जो पैसा मांग रहे हैं घूस का, वो हमको दें।
दरअसल पटना नगर निगम ने अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के रखरखाव और टैक्स वसूली के लिए निविदा आमंत्रित कर अनुदिश नाम की एजेंसी का चयन किया है। एजेंसी ने इसके लिए निगम को करीब 2 करोड़ का भुगतान भी किया है, लेकिन जिस तरह से एक थानाध्यक्ष एजेंसी के लोगों से फायदे की बात कर पैसों की डिमांड करते सुनाई दे रहे हैं, उसने पुलिस महकमे में जारी भ्रष्टाचार को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय की रिपोर्ट। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह का ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन क्या ये माना जाए कि वाकई अब सब कुछ ऐसा ही है और पुलिस हर तरह से सवालों के घेरे में है? जी बिल्कुल अलीम, देखिए पता नहीं पटना पुलिस के दामन पर कितने दाग लगे हैं और इस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस सवालों के घेरे में है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। सबसे पहले एक टाउन डीएसपी का डर्टी ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। न्यूज़ 18 ने प्रायोरिटी बेसिस पर उस खबर को दिखाया था, उनकी गलती उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर ली थी और जाँच में भी ये आरोप जो थे वो सही पाए गए थे। दूसरी बात ये सामने आई थी कि कैसे मुफ्त में सब्जी नहीं देने के कारण पटना पुलिस कि 2 थानों की टीम ने एक नाबालिग को जेल भेज दिया था डकैत बना करके। इस मामले को भी न्यूज़ 18 ने दिखाया और इसका इम्पैक्ट पड़ा। सीएम ने खुद कॉग्निजेंस लिया था और जेल से रिहा हुआ वो मासूम तकरीबन 3 महीने के बाद। और अब फिर से एक मकान को लेकर जिस तरीके से बहादुरपुर पुलिस पर आरोप लगाया कि वो जबरन कब्जा दिलवाती है पैसे के बल पर, अब उस मामले की जाँच चल रही है और इस मामले की जाँच चल ही रही थी कि एक और नया मामला सामने आ गया है जक्कनपुर थानाध्यक्ष को लेकर। जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है, साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जो सेटल करने की बात चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की बात है। हालांकि जक्कनपुर थानाध्यक्ष इस मामले से अपनी आवाज़ होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आवाज़ उनकी है। बहरहाल अब ये जांच का विषय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिस तरीके से न्यूज़ 18 इस खबर को दिखा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर रहा न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की, लेकिन जिस तरीके से ये खबर दिखाई जा रही है, अब ऐसे में पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी क्या इस पूरे मामले की जांच का आदेश देते हैं? क्योंकि जो मासूम बालक था, मुफ्त में सब्जी नहीं देने के कारण जेल गया था, उसमें लगातार खबरें दिखाई गई, तब खुद सीएम ने कॉग्निजेंस लिया था। तो देखना होगा कि क्या पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस मामले को लेकर भी सीएम के कॉग्निजेंस का इंतजार करेंगे या फिर वो अपने लेवल पर इस पूरे मामले की जाँच का आदेश देंगे और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जी अलीम। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि क्या पटना पुलिस कभी मुफ्त में सब्जी तो कभी घूस लेने की आदी बन चुकी है? इसका जवाब पुलिस के बड़े अधिकारियों को जरूर देना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार की प्राथमिक शिक्षा अगले 1 साल तक बेपटरी रहेगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के बजट में बड़ी कटौती की है। डबल इंजन की सरकार में बिहार सरकार के लिए और बिहार की शिक्षा के लिए यह एक बड़ा झटका है। डबल इंजन की सरकार में बिहार को झटका। समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कटौती। पिछले साल मिला था 12,000 करोड़, इस साल मात्र 7500 करोड़ की स्वीकृति। डबल इंजन की सरकार में बिहार की प्राथमिक शिक्षा बेपटरी होने वाली है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार के बजट में बड़ी कटौती कर दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी जुड़ गया है। जबकि इसी मद में बिहार को पिछले साल 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार का 60% और बिहार सरकार के 40% राशि का अनुपात है। जो कमिट आप करते हैं कम से कम वो तो आप दीजिए। जब शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसके पहले भी हम गए थे और जावेडकर साहब खुद थे, उस समय भी हमने इस बात को रेज किया था कि भाई जो कमिट करते हैं वो आप दीजिए, सो दैट कि हम जो बजट का प्लान करें उस हिसाब से हम प्लान करें। बिहार के 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के वेतन वगैरह के लिए ही सालाना 7,000 करोड़ की जरूरत होती है। ऐसे में बिहार सरकार नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? या तो शिक्षकों को वेतन दें या फिर शिक्षा की बुनियादी जरूरतों और पठन पाठन और ढांचागत विकास पर ध्यान दें। देश भर के शिक्षा अधिकारियों के साथ दिल्ली में हुई बैठक में बिहार सरकार ने इस मद में 17,000 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। अब बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के पास फिर से अर्जी लगाएंगे। इस बार हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था
वो उतनी राशि नहीं मिल पाई और जो मिली है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक बड़ी योजना है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें राशि की कमी से हम लोग बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर निश्चय किया है कि विभाग के तरफ से फिर वहाँ समय निर्धारित करके एक बार फिर जा कर के अपनी बात को वहाँ कायदे से रखने की ज़रूरत है और वो हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ जा कर के पुनः अपनी कठिनाइयों का जिक्र करते हुए राशि बढ़ोतरी की मांग करें। बिहार सरकार का खजाना पहले से खाली है। शराबबंदी के बाद बिहार 10,000 करोड़ के राजस्व की मार झेल रहा है। अब डबल इंजन वाली सरकार की इस मार को बिहार का खजाना शायद ही झेल पाए। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, बिहार में शिक्षा व्यवस्था वैसे ही बेपटरी है, डबल इंजन की सरकार में भी अब यही हाल देखने को मिल रहा है, बजट में कटौती की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से इस तरह के मसले अगर सामने आते हैं तो गठबंधन में जो दोनों सरकार है, तो दोनों पार्टियां, उनके बीच एक खाई बन सकती है, एक दूरी बन सकती है? देखिए, राजनीति की बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये विकास का काम है और ये बिहार की शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, बिहार की प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर बिहार की उच्च शिक्षा को देखें तो बिहार की उच्च शिक्षा पहले ही गर्त में है और ऐसे अगर बजट में कटौती होगी, क्योंकि 17,000 करोड़ रुपए मिलते थे, 15,000 करोड़ रुपए हुए, 12,000 करोड़ रुपए हुए और उसके बाद से ये 7,500 करोड़ रुपए, और 7,500 करोड़ रुपए में सिर्फ यही हो सकता है कि इस बजट के इस चादर में अगर हम सर ढकेंगे तो पाँव दिखेगा, पाँव ढकेंगे तो सर दिखेगा। और ये सिर्फ डबल इंजन की सरकार का एक नमूना है। अगर आप मनरेगा में देखें तो वही हालत है, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की देखें तो वही हालत है, इंदिरा आवास योजना जो बंद हो गया उसमें 2.5 लाख मकान अभी यहाँ पे बंद पड़े हैं। ये तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिनमें लगातार कटौती हो रही है और एक राजनीतिक जुमला है कि विकास पर हम राजनीति नहीं करेंगे। तो ये जो विकास कार्य है, ये जो शिक्षा का सवाल है, क्योंकि ये माना जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी जरूरत है। अगर स्वास्थ्य खराब होगी तो आज हमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर शिक्षा की हालत खराब होगी तो हमारी पीढ़ियां खराब होगी, हमारी नस्लें खराब होंगी। और इस पर राजनीति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं? जो बिहार का जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राजद, उसके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। जदयू का जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की कतार में लगे हैं अशोक चौधरी, वो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो बिहार के हैं और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, बावजूद इसके ये हालत है। तो इस पर राजनीति क्यों नहीं हो रही है? हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन जो हमें मिला हुआ है, जो हमारा हक है, हमने 17,000 करोड़ रुपये मांगे थे, उस पर बिहार की प्राथमिक शिक्षा, जो सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, वो चलता था। और बिहार में प्राथमिक शिक्षा की हालत क्या है आप देखिए, ये भवनहीन विद्यालय हैं, शिक्षक नहीं है। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप देखें तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक हैं, लेकिन बिहार में 60 छात्रों पर एक शिक्षक है। ये आपका नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में बिहार यहाँ पर बैठता है, लेकिन इस पर कोई राजनीति नहीं होती है। जो बात बात पर जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पूरी राजद जो ट्वीट करती है, इस पर क्यों नहीं कोई ट्वीट हो रही है? बिहार के साथ अगर इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है और सबको पता है कि ना तो इससे शिक्षकों का वेतन पूरा हो पाएगा और ना ही जो बिहार के भवनहीन विद्यालय हैं, जो बिहार में शिक्षकों की कमी है, टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, एक एक कमरे के विद्यालय में 5-5 क्लासेस चल रहे हैं। आखिर शिक्षा के इस सवाल पर, और आपको याद होगा आलिम, आज से लगभग 7 महीने पहले केंद्रीय जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा के सवाल पर बिहार के शिक्षा के अधिकार के लिए यहाँ पर रैली की थी। बिहार की शिक्षा को लेकर यहाँ पर उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के साथ ये जो नाइंसाफी हुई है, इस पर इसका उनको इल्म भी नहीं होगा और कोई आवाज़ तो उठनी बेमानी है। शिक्षा मंत्री जरूर ये कह रहे हैं कि हम फिर से जाएंगे, फिर से जाकर के और केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी को फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री को ये जरूर मीटिंग की चिंता है कि जब अमित शाह बिहार आएंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे, लेकिन अगर दिल्ली गए हैं तो प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात एक हो जाए। अगर केंद्रीय मंत्री, अगर नितिन गडकरी कहते हैं कि बिहार में जमीन अधिग्रहण का मामला लटका हुआ है तो मुख्यमंत्री पत्र तुरंत लिख देते हैं। लेकिन बिहार के साथ अगर ये नाइंसाफी हुई है, मात्र 7,500 करोड़
करोड़ रुपए अगर मिले हैं तो मुख्यमंत्री पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं रुपेश यहां पर, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपने खास अंदाज के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव ने विरोधियों को और खास तौर पर उनके सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक करने वालों को करारा जवाब दिया है। शिव मंदिर में पूजा के बाद फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने हैकर्स को चुनौती भी दी है और अपने सियासी विरोधियों पर हमला भी बोला। विरोधियों को तेज प्रताप का जवाब, फेसबुक हैक करने वालों को तेज चैलेंज, फेसबुक लाइव के जरिए की बात। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया है। पटना में अपने सरकारी आवास के पीछे शिव मंदिर में पूजा करने के बाद तेज प्रताप विरोधियों पर अलग अंदाज में बरसे, खासकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक करने को लेकर। इस तरीके का जो हथकंडा अपनाने का जो काम करते हैं उनको मैं आई सपोर्ट तेज प्रताप यादव का अकाउंट से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि इस तरीके का हथकंडा अपनाने का काम मत कीजिए। अपने फेसबुक अकाउंट को हैक करने वालों को तेज प्रताप ने चैलेंज किया और कहा कि इसके पीछे बीजेपी का साइबर सेल जिम्मेदार है। पहले आई सपोर्ट तेज प्रताप यादव को भी हैक किया गया था, जो अकाउंट है, ग्रुप को हैक किया गया था। ये तमाम हथकंडे देख लीजिए, ये होता है बीजेपी आईटी सेल जो है बीजेपी वालों का, वहां पे हैकर्स को बैठाते हैं। शिव मंदिर से ही तेज प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं से टॉक विद तेज प्रताप लाइव ऑन फेसबुक कार्यक्रम के जरिए बात की और निशाने पर एनडीए ही रही। हम जमीनी हैं, जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और गांव-गांव जाते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, सत्तू है, सत्तू का कार्यक्रम हम कल से चालू कर रहे हैं। सत्तू खाएंगे और लोग से मिलने का काम करेंगे, क्योंकि टी पार्टी जो करने का जो काम किए तो टी पार्टी को मैंने चेंज किया और चेंज करके इसको सत्तू पार्टी रखने का मैंने काम। तेज प्रताप आज एक बार फिर अपने कार्यक्षेत्र महुआ जा रहे हैं। इस दौरान वे सत्तू विद तेज प्रताप कार्यक्रम के जरिए जनता से उनकी शिकायतें सुनेंगे। वैसे जिस शिव मंदिर से उन्होंने विरोधियों पर हमले किए वो उनके सरकारी आवास 3 देश रत्न मार्ग के ठीक पीछे और मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही कराया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बिहार दौरे पर आने के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार को साथ लाने की कांग्रेस की जद्दोजहद पर विराम लग जाएगा? और अगर एनडीए में सीटों पर बंटवारा होगा तो फिर बिहार में क्या स्थिति होगी? न्यूज़ 18 को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों पहले तक बिहार एनडीए में खटपट की खबरों की जो हवा चल रही थी वो अब शांत हो चुकी है। भाजपा और जदयू की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करना लक्ष्य होगा। अगर सूत्रों की माने तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग कुछ इस तरह से हो सकती है। बीजेपी 22, जेडीयू 9, एलजेपी 5 और आरएलएसपी 4। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसमें रालोसपा की सीट इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से अलग होकर जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने अलग गुट बना लिया है। साथ ही एक अलग पार्टी का गठन भी वे कर चुके हैं। जहां तक सीट का सवाल है वो अभी काफी समय है उसमें। वो जब समय आएगा तो निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल करके समय सब काम ठीक ठाक कर लेंगे। दरअसल बिहार में एनडीए के घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मंथन इसको लेकर चल रहा है। हालांकि राजद की कोशिश भाजपा को छोड़ एनडीए के घटक दलों को अपने साथ लाने की अभी भी है। तो जिस लेवल पर जेडीयू आगे बढ़ गई है, अगर अमित शाह जी उनको 25 सीटें देंगे तभी बात बनेगी। कोई भी सिटिंग सीट छोड़ता नहीं है और 22 है भाजपा के पास
आप तो 14 में चुनाव लड़ने गए थे, उस समय आपके 20 MP थे और चुनाव के बाद जो है आप 2 रह गए। जदयू के एनडीए में शामिल होने के बाद असहज महसूस कर रहे कुशवाहा ने अपनी विदेश यात्रा से पूर्व पत्रकारों को अपनी मंशा जाहिर कर दी। उनके बयान से कहीं भी असहजता की बात नहीं लगती। आप लोग पॉलिटिक्स में कोई इस तरह का हो जाता है, उसको क्या क्या संज्ञा दे देते हैं, लेकिन आप लोग खुद ही उस तरह का करते हैं तो कौन आपको संज्ञा देगा। इन सबके बीच अब तो नीतीश कुमार को लेकर राजद और कांग्रेस के विरोधाभासी बयान से सवाल ये उठने लगा है कि क्या राजद 2019 और 2020 के चुनाव में अकेले जाने की योजना पर काम तो नहीं कर रहा। नीलकमल, न्यूज़ 18, पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।